हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो लेक्चर 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नए टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, कुछ नए टर्म्स को भी देखते जाना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग अभी क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पहले एक और टर्म आ रहा है, आप लोग बराबर सुनते आए होंगे, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है क्या? तो एक तरह का केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस, आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वही है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है, तो द केमिकल प्रोसेसेस, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं केमिकल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट आप जानते हैं कि एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस है ना, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो केमिकल्स है, और वो जब सीक्रेट होते हैं, उनका सीक्रेशन होता है, तो वो रिएक्शन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक प्रोसेस होता है, मतलब केमिकल प्रोसेस का मतलब ही हो गया केमिकल रिएक्शन, विच अकर कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर तो नहीं होगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एंड दिस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस मैंने बताया था ना कि ऑल दोज एसेंशियल प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी, बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों? फॉर सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो ये क्या है लाइफ प्रोसेसेस? तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, समझ में आ गया। तो अब देखिए, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, तो दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाया था। और डिकम्पोजिशन में क्या हुआ था, एक बड़ा सा प्रोडक्ट हो, वो क्या होता है, टूटकर दो या दो से अधिक नए छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। एक कोई भी चीज़ है, कोई एलिमेंट है, कोई सबस्टांस है, कोई कंपाउंड है, तो वो टूटता है। जैसे H2O को हमने देखा था किस प्रकार टूटता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो H2O जब टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग होते हैं, तो एक टूटकर दो या दो से अधिक बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। वही बेस के आधार पर हमने लिखा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। दीज आर द काइंड्स ऑफ, ये क्या है, काइंड्स है, प्रकार हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ किसका, मेटाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म को अगर हम लोग मान लेंगे कॉम्बिनेशन, एनाबॉलिज्म को कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। ठीक है, माने इसमें क्या होगा, संयोग होगा, मिलेगा। ठीक है, संयोग होगा, हम लोग बोल लेते हैं ना संयोजन अभिक्रिया, तो इसमें संयोजन होगा। और कैटाबॉलिज्म को मान लेंगे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब वियोजन हो जाना, टूट जाना, खंडन हो जाना, स्प्लिट हो जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म क्या है, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, उन्हीं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो द प्रोसेस इन विच, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होने वाला। ठीक है, the processes in which larger molecules are made up of smaller ones, वैसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, ये सारे आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा हाइड्रोजन का एटम बनेगा। ठीक है, या H2O के ड्रॉप मान लीजिए, पानी का बूंद होता है ना,
H2O H2O, ये सब मिलकर क्या बना रहा, एक H2O। मतलब अगर एक बाल्टी पानी है तो उसका ड्रॉप ड्रॉप कर लीजिए, अलग कर लीजिए, एक एक बूंद का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। मॉलिक्यूल्स किसका होता है, कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, इतना याद रखेंगे। तो होता क्या है, इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या छोटे छोटे एटम हैं वो मिलकर एक लार्जर वन तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे हैं, बहुत सारे बिखरे हैं, और ये बिखरे हैं तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और एक लार्जर वन बना देंगे, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक लार्जर वन मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म, जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है और ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है। दूसरा कैटेगरी इसका क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब टूट जाएगा ये, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच अ लार्जर मॉलिक्यूल क्या होगा, स्प्लिट होगा या ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉलर वन में, छोटे छोटे में। अब मान लीजिए एक लार्जर है, एक लार्जर इस तरह का लार्जर एक मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और टूटने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट। जस्ट इसका अपोजिट है ना, जस्ट इसका अपोजिट, ये टूट गया, ठीक है। एक छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा तैयार करता है, लार्जर वन, तो एनाबॉलिज्म। और बड़ा जो टूटकर छोटे छोटे का निर्माण करेगा वो हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब हम लोगों को न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइम क्या था, फर्स्ट टाइप था इसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हम लोग किसको देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था, उसके भी दो तरह के से होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक केमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने बताया था कि जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें सनलाइट को एनर्जी के रूप में लाकर और खाने को सिंथेसिस किया जाता है, फूड सिंथेसिस होता है। और वहीं केमोसिंथेसिस में क्या होता है, कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, जैसे सॉइल से, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट केमिकल सबस्टांस को लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स को लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं और एक एनर्जी तैयार होता है, फिर वो अपना खाना तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल नहीं है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल होगा तभी तो सनलाइट को ट्रैप करेगा। अब देखिए हम लोग घर में खाना बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, तो एलपीजी गैस, कोल का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। कारण क्या है, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में भी क्लोरोफिल होता तो कितना बेटर होता, न एलपीजी गैस की जरूरत होती, ना कोल की जरूरत होती, ठीक है। समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तहत प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये आपके चैप्टर में है और इसको बारीकी से देखिएगा, इसमें से बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंसेस क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हमारे पास दो तरह के हैं, इनमें क्या अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है, न्यूट्रिशन के दो टाइप हो गए ना, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, स्वयंपोषी, विषमपोषी। तो डिफरेंसेस अगर समझ लेंगे तो आगे समझने में बेटर होगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए इनका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करता है। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो हम लोग क्या दूसरे का खाना तैयार करते हैं? कहने का क्या अर्थ है कि ये स्वयं खाना बनाता है, तो मम्मी भी तो स्वयं खाना बनाती है। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, चले आगे देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो, सम बैक्टीरियाज हो, वह अपना खाना स्वयं बनाता है। लेकिन हेटरोट्रॉपिक में, इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक और प्रिपेयर दियर ओन फूड, अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। अब एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, गाजर, कैरोट के बारे जानते हैं। कैरोट क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। उसको आपने प्लांट से तोड़ा, प्लांट से लिया
और उसको तो रॉ खा सकते, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बनाना है तो गाजर का हलवा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं, वो आपके लिए फूड है कि नहीं। एप्पल ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, क्या है, उसको बनाना होता आपको नहीं, वो बना हुआ है। वो किसने बनाया, ग्रीन प्लांट्स ने बनाया। तो उसके बने हुए खाने को हम लोग कंज्यूम करते हैं, इतना ही याद रखेंगे। तो ऑन फूड, हमने क्या किया, प्लांट के प्रोडक्ट को लाकर उसमें थोड़ा सा मसाले वगैरह मिलाकर उसको टेस्टी बना लिया, ठीक है। हम लोगों को रॉ खाने में प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको टेस्टी बना लिया, उसको सॉफ्टी बना लिया, ताकि हमारा स्टोमक उसको डाइजेस्ट कर सकेगा। लेकिन ऑन फूड नहीं बनाया। वही चीज़ कह रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। वहीं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बनाता, खुद नहीं बनाता। ऑटोट्रॉप्स जो है आर द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब हो गया उत्पादक, प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, ठीक है। और एक शब्द यहाँ कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता। ये समझेंगे हम लोग क्या है। देखिए, किसान हमारे लिए जो अनाज उपजा रहा है वो प्रोड्यूसर है, ठीक है। कोई भी चीज को जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर होता है। तो यहां पर प्लांट्स हमारे लिए खाना प्रोड्यूस किया कि नहीं। आपने एप्पल खाया, ऑरेंज खाया, मैंगो खाया, तो वो तो बना के दिया, तैयार करके दिया, मैन्युफैक्चर करके दिया। कौन दिया, तो वो प्लांट दिया, इसलिए उसको उत्पादक कहेंगे। कहां पर, तो फूड चेन। अब ये फूड चेन क्या है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रास की, यहाँ पर ग्रास है, तो इस ग्रास को कौन ईट करता है, डियर। और इस डियर को कौन ईट करेगा, लॉयन। तो बन गया ना एक फूड चेन। मतलब कौन किसे खाता है, दैट इज फूड चेन, ठीक है। कौन किसको खाता है वो फूड चेन है। लॉयन डियर को खाता है, डियर ग्रास को। तो यहाँ पर जो ग्रास हो गया या प्लांट हो गया, वो क्या है, वो है हमारा प्रोड्यूसर, वो है प्रोड्यूसर। और ये डियर क्या है, ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। और लॉयन क्या है, ये भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर है। अलग क्या है, तो दोनों कंज्यूमर में अलग ये है कि डियर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, और लॉयन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। याद रखेंगे, ठीक है। प्राइमरी क्यों है, सबसे पहले प्लांट को, प्लांट प्रोडक्ट को जिसने खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर। हम लोग क्या करते हैं, बने हुए चीज़ों को मार्केट से ला रहे हैं ना, चीज़ों को ला रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपने में कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो एक जो हम लोग डायरेक्ट जो खा रहा है प्लांट प्रोडक्ट को डायरेक्ट, वो प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले को जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कंज्यूम कर रहा है। और दोनों ही हाल में जो है वो ग्रास ही है, इन लोगों के लिए प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर देखेंगे हम लोग। हेट्रोट्रॉप्स जो है वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो फूड चेन में कंज्यूम कर रहा है। डियर हेट्रोट्रॉप है, लॉयन हेट्रोट्रॉप है, जितने बर्ड्स हैं और भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, सब क्या है, वो कंज्यूमर है, वो उपभोक्ता है, वो उत्पादक द्वारा तैयार किए गए चीज़ों को कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, ऑटोट्रॉप्स यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी सिंपल सबस्टांसेस को वो कौन कंज्यूम करता है, तो वो करता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप कौन, जो अपना खाना खुद बनाता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से सिंपल चीज़ों को कंज्यूम करके और अपना खाना बना लेता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, कोई प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स हैं हम लोगों के पास, प्लांट्स हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें जो लीफ होगा, इसमें जो लीफ होगा वो क्या करेगा, लीफ ये सनलाइट को लेगा कि नहीं, ऊपर से ये सनलाइट आया, सनलाइट आया, एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लिया, और यहाँ से जो है इसमें चला गया क्या, H2O, यानी इसने हाइड्रोजन, इसने कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया और वाटर को कंज्यूम किया, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अपना भोजन बना दिया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर क्या है, ये सिंपल सबस्टांस है, इन्हीं को कहते हैं इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये किसी ऑर्गन से नहीं मिला है।
जैसे अगर फ्रूट्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक हो गया, अगर आप एप्पल की बात कर रहे हैं या ग्रेप्स की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक हो गया, मिल्क की बात करेंगे किसी ऑर्गन से आ रहा ऑर्गेनिक हो गया, फ्लैश की बात करेंगे ऑर्गन से आ रहा ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ जो हम एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक हो गया, जैसे वाटर हो गया, स्टोन हो गया, आइस हो गया, ये सब क्या है इनऑर्गेनिक। तो ऑटोट्रॉफ क्या करता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस को कंज्यूम करता है और अपना फूड सिंथेसिस करता है। और वहीं पर हेटेरोट्रॉफ क्या करता है, वो ऑर्गेनिक, मैंने कहा ना ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ऑर्गेनिक का मतलब जैविक, इनऑर्गेनिक का मतलब अजैविक, अजैविक चीज़ों को, ठीक है। जैविक जैसे हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं या तो एनिमल्स से मिलने वाले चीज़ों को या फिर प्लांट से मिलने वाले चीज़ों को, तो दोनों ही तो ऑर्गन से मिल रहा है ना। तो ऑर्गेनिक सबस्टांस को हेटेरोट्रॉफ क्या करता है, कंज्यूम करता है, या तो उसी से वो अपने भूख को सेटिस्फाई कर लेता है या उस कंज्यूम किए हुए चीज़ों से अपना फूड सिंथेसिस कर लेता है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। मैंने कहा था ना कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स आएगा जहाँ क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोफिल होंगे, सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे और H2 और CO2 को लेकर अपना खाना बना देंगे। वहाँ पर एनर्जी के लिए क्या चाहिए था, तो लाइट, फोटो का मतलब लाइट। और दूसरा केमोसिंथेसिस में क्या हुआ था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने सराउंडिंग से केमिकल्स लेकर एनर्जी वो प्रोड्यूस करके तब अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी अपना खाना बनाता है, वो भी इनऑर्गेनिक सबस्टांस को लेकर खाना बनाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ है। बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, हमारे से बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बींग्स। हम मनुष्य क्या करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं एंड अदर एनिमल्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई है डिफरेंसेस। चलिए डिफरेंसेस के बाद अब लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दोनों टाइप का थोड़ा सा डिफिनीशन अगर देख लें, नहीं भी देखेंगे तो नोट्स में उपलब्ध है, मेरे नोट्स में उपलब्ध है, आप नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों को मेन क्या है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड को समझना कि किस प्रकार ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, किस प्रकार वो स्टेप बाय स्टेप अपना खाना बनाती है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स को देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, आप याद रखेंगे डेफिनेशन को कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का एनर्जी के रूप में यूज़ करके और सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस का यूज़ करके भोजन बनाया जाता है, ठीक है। वहीं कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये आपका फोटोसिंथेसिस में भी कुछ बैक्टीरिया है ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया किसमें है, फोटोसिंथेसिस में। वहीं पर अगर हम लोग कीमोसिंथेसिस देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपने सराउंडिंग से कुछ केमिकल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ केमिकल्स को ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, वो अपना खाना बना लेते हैं। जैसे थियोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने सराउंडिंग से सल्फर डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके एनर्जी का उत्पादन करके और खाना बना लेता है। अब हम लोग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में यह है और यही पढ़ना है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, सूखे प्लांट में तो होगा नहीं, है ना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो स्वयंपोषी पोषण हो रही है, स्वयंपोषी पोषण, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में, हरे पेड़ पौधों में। अच्छा, पौधों का रंग हरा होता है, खास करके पत्तियों का रंग, कुछ शाखाओं ब्रांचेस का रंग, क्यों, तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण। आप क्लास 9th में पढ़े थे सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं था और प्लांट सेल में क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, एक तरह का प्लास्टिड होता है। अभी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, क्या है कि प्लांट जो है अपने एटमॉस्फेयर से, ठीक है,
प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, ठीक है, हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, ठीक है। वाटर को जो है वो रूट से ऑब्जर्व कर रहा है, रूट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, और दोनों रिएक्शन करता है कब, इस सनलाइट के प्रेजेंट में, इस सनलाइट के प्रेजेंट में। यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, यह सनलाइट आ रही है और इसके प्रेजेंट में सनलाइट का क्या काम है दिखाऊंगा मैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अभी हम लोग समझेंगे उसको। इस सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। यानी ग्रीन प्लांट्स में एक प्लास्टिड पाया जाता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लोरोफिल। ये सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्लूकोज बनता है जिसको स्टार्च कर रहे हैं, ऑक्सीजन बन रहा है और वाटर बन रहा है, बैलेंस किया हुआ है। मैकेनिज्म क्या है देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी किसके द्वारा, तो क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है, सनलाइट को ट्रैप कर दिया जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस है देखिए, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में इसको एनर्जी को चेंज कर दिया जाता है। लाइट एनर्जी जो सनलाइट आया उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसको वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना है। हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। तो कन्वर्सन करता है ये क्या, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन स्प्लिट करता है। स्प्लिट का मतलब हो गया ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देना। किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देगा। ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इनटू H2 और O2 में तोड़ दिया। और उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन क्या है, याद करें केमिस्ट्री में बताया था मैंने, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ये हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं अब इस तरह। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के मेल से, वो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। यही तो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में भी और प्लांट्स के भी। अब देखिए यहाँ पर एक प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लिया। ये प्लांट में ये लीफ जो है, देखिए ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखेंगे। प्लांट का जो भी पार्ट है ग्रीन, अभी आप लोगों को पूछा जाए कि प्लांट में भोजन कहाँ बनता है, मतलब प्लांट का किचन रूम कौन है, तो किचन रूम आप बोलेंगे लीफ ना, किचन रूम लीफ बोलेंगे, क्योंकि लीफ के आगे क्या है वो हम लोग नहीं देख पा रहे। जानते जरूर है कि लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल। तो लीफ में, चलिए लीफ में ही मान लेते हैं। तो ये लीफ में जो है आपका क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट्स हैं। ये क्या है, ये है आपके क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है। ये क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। ये सनलाइट जो आ रहा है ना, इसको ऑब्जर्व कर रहा है कौन, ये क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा, चलिए सनलाइट आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं। देखिए मिट्टी में, सॉइल में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल को ये रूट क्या करता है, ये रूट ऑब्जर्व करता है जाइलम के थ्रू। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जाइलम क्या करता है,
जाइलम इसको ले जाकर और पहुंचा देता है लीफ में। किसको पहुंचा दिया? H2O को, H2O को पहुंचा दिया। ठीक है, पानी भी चला गया सॉइल से, वाटर भी चला गया, सनलाइट को क्लोरोफिल ने ट्रैप कर लिया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। इन डिफरेंट गैसेस में जो CO2 होगा उसको ये लेगा। कहाँ से? तो स्मॉल छोटे छोटे जो है वो क्या होते हैं? पोर्स होते हैं प्लांट में। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्टोमेटा। इनको कहा जाता है स्टोमेटा यानी रंध्र। ठीक है, याद रखेंगे, रंध्र। पत्तियों की सतह पर, लीफ के सरफेस में जो स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, हम लोगों को नहीं दिखाई देंगे। हमारे बॉडी में भी तो टाइनी पोर्स हैं। आपके स्वेट निकल रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो बॉडी स्किन में क्या होंगे? टाइनी पोर्स होंगे, तभी तो वहाँ से निकल रहा है। तो उसी तरह पत्तियों के जो लीफ जो है, लीफ के सरफेस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एकदम छोटे टाइनी पोर्स। उनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। क्यों है होता है? क्या प्रोसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू? एक तो होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो वाटर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, ये वाटर बना ना, प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना? वाटर बना। ऑक्सीजन को तो निकाल दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस माने CO2 ले रहा है और O2 को छोड़ रहा है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। और दूसरा ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर बन गया, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में है, उसको इवेपोरेट कर देना। माने यहाँ पत्तियों की सतह में जैसे ही स्टोमेटा खुलता है, स्टोमेटा क्या होता है? गेट की तरह, वो खुलता है, बंद होता है, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। तो स्टोमेटा जब खुलता है तो उससे पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, यानी इवेपोरेट होता है, निकलता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या? ट्रांसपिरेशन। आपको याद रखना होगा कि ट्रांसपिरेशन जो है, वाटर एक सक्शन फोर्स तैयार करता है। ट्रांसपिरेशन अब फोर्स ऑफ सक्शन तैयार करता है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर देखिए, आपके घर में क्या है, यदि आपने बोरवेल लगाया है, आपके घर में कुएं हैं, तो उससे आप पानी टैंक में ले जा रहे हैं। छत पर जो टैंकी लगा हुआ उस पर ले जा रहे हैं। वो पानी जा रहा कैसे? उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। हम लोग किसी मोटर का, है ना, मोटर का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मोटर क्या कर रहा है? जो टूलू पंप होता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पानी को ढकेल के ऊपर भेजता है। लेकिन यहाँ कौन धकेलेगा? प्लांट्स में जो है रूट के थ्रू या लीफ में जो वाटर जा रहा है, यहाँ कौन इसको पुश किया? पुश करने वाला कोई नहीं है, पुल करने वाला है, खींचने वाला है। तो जब यहाँ ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट होकर निकलता है, तो निकलता है उधर, तो यहाँ फोर्स ऑफ सक्शन तैयार होता है, माने खींचने वाला बल। सक्शन क्या होता है? आप जैसे जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो पाइप लगा कर क्या करते हैं? खींचते हैं ना, उसको खींचते हैं, तो फोर्स ऑफ सक्शन ऊपर आ रहा है। वो नीचे पंप नहीं लगाना है कि पाइप लगाया उसके नीचे पंप लगा दिया, टुल्लू पंप, और वो जूस को ऊपर फेंकेगा तब आपके माउथ में जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। वहाँ पर फोर्स ऑफ सक्शन जो हम लोग खींच रहे हैं, तो यहाँ पर खिंचाव बल जो है वो तैयार हो रहा है, फोर्स ऑफ सक्शन जो पानी को खींच रहा है। मतलब हम लोग जान गए कि स्टोमेटा के थ्रू दो काम होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 का लेना, O2 का छोड़ना, और दूसरा ट्रांसपिरेशन, जो वेस्ट वाटर होगा वो प्लांट के स्टोमेटा के थ्रू निकल जाएगा। अभी हम लोग स्टोमेटा का भी फिगर नीचे देखेंगे, समझेंगे इस मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पर जो पत्तियों में हरे पार्ट में क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप करके अपने पास रख लिया। ठीक है, क्या काम करेगा आगे देखें। पहले ये CO2 को स्टोमेटा ने उसने दे दिया अंदर, CO2 अंदर आ गया स्टोमेटा के थ्रू। अब यहाँ रूट के थ्रू H2O भी आ गया। ठीक है, सब चीज मौजूद है। देखिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O मौजूद है। अब ये सनलाइट क्या करता है? जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सनलाइट जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले वो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। ये तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया। सनलाइट का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। ये वाटर के मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा कौन? ये सनलाइट।
सनलाइट, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ऑक्सीजन तो वो तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चल जाएगा, सराउंडिंग में निकल जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करता है ना ग्रीन प्लांट्स, ऑक्सीजन निकल गया। ये हाइड्रोजन बेचारा अकेला पड़ा पड़ा सोच रहा है कि मेरा दोस्त बिछड़ गया, रो रहा है, किससे मिलूं किससे मिलूं। तो यहाँ पर यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि बेचारा असहाय हो गया, कोई सपोर्ट नहीं, सहारा नहीं, अपने में जोड़ लेता है। इसी को तो मैंने कहा था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को खुद में जोड़ लेता है। तो कार्बन ऑक्सीजन पहले से था, हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया हमारा, ग्लूकोज। यही फिनोमिना है। इस फिनोमिना को अभी हम लोग फिगर में समझेंगे कि किस प्रकार इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले स्टोमेटा के फंक्शन को देखिए। यह स्टोमेटा जो है ये बीन शेप है, ठीक है, ये बीन शेप है, ये अभी क्लोज है, ये क्लोज है। तो ये खुलता कब है, दिन में खुलता है, रात में खुलता है। हमारे यहाँ के जो प्लांट्स हैं यहाँ पर जो है, यहाँ ज़्यादा हीट नहीं है तो इसलिए दिन में खुलता है, ठीक है। क्यों, दिन में इसको क्या करना है, तो दिन में इसको और H2O को भी निकालना है और CO2 को भी लेना है। CO2 तो कभी भी ले सकता है, वो दिन में ले सकता है, रात में भी ले सकता है, लेकिन जो सनलाइट है उसको तो कब लेगा, सनलाइट को कब लेगा, तो सनलाइट के लिए स्टोमेटा थोड़ी जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये अभी बंद है, लेकिन जैसे ही इसमें H2O जो अभी कहा था ना मैंने ट्रांसपिरेशन, अभी मैंने ट्रांसपिरेशन कहा था, तो यहाँ पर देखिए जो वाटर ये बना, यहाँ पर जो वाटर बन रहा है C6H12O6 6O2 6H2O, वाटर के जो मॉलिक्यूल बने हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल आ गए निकलने के लिए कहाँ पर, तो गार्ड सेल में, इसको कहते हैं हम लोग गार्ड सेल। स्टोमेटा क्या है, इसके बीच का छेद ये वाला है, ठीक है, ये गार्ड सेल है। यहाँ पर हम लोग गार्ड सेल में क्या जा रहा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है, बढ़िया से समझेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। वाटर के मॉलिक्यूल गार्ड सेल में जा रहे हैं। अब देखिए जब बैलून में हवा जाता है तो क्या होता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पर जो है ओपनिंग हुआ, मतलब ये स्वेलिंग हो गया, क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया, ये गार्ड सेल फूल गया। और जैसे ही फूल गया तो यहाँ पर इसका दरवाज़ा ये वाला जो देख रहे हैं, ये यही है स्टोमेटा, क्या है, स्टोमाटा याद रहेगा। और ये वाला क्या है, ये है गार्ड सेल, ये बीन शेप का होता है गार्ड सेल। खुल गया कि नहीं, कब खुला, जब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल में आ गए, स्वेलिंग हुआ तो इसका ये दरवाजा खुल गया। अब इसमें क्या होगा, ये पानी तो निकलेगा, ट्रांसपिरेशन भी होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 धड़ाधड़ बाहर निकल जाएगा क्योंकि दरवाजा खुला, O2 को निकलना है। और क्या करेगा, CO2 अंदर आएगा, मतलब यहाँ से आपका O2 निकल जाएगा और यहाँ पर जो है CO2 आ जाएगा। CO2 अंदर, O2 बाहर, CO2 अंदर, O2 बाहर, ठीक है, समझ में आया। कब होता है, जब गार्ड सेल स्वेल हो जाता है। कब से स्वेल होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल गार्ड सेल में अंदर आने लगते हैं। चलिए खुल गया। अब क्या होगा, अब ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेट हो रहा है, तो कौन निकलेगा इवेपोरेशन में कौन निकल रहा है, जल्दी बताइए, वाटर ना, H2O, देखिए बहुत सारा H2O जितना अंदर गया था अब निकल जा रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल पहले अंदर गए, गार्ड सेल खुल गया, अब बाहर निकल रहा है, बाहर निकल गया तो फिर से क्या हो गया, ये दरवाज़ा देखिए ये बंद हो गया मतलब क्लोजिंग हो गया, ठीक है, क्लोजिंग हो गया ना, ये स्वेल हो गया, ये फिर कंट्रास्ट होके सिकुड़ गया, ये हो गया गार्ड सेल का फंक्शन। अब याद रखेंगे कि ये गार्ड सेल खुलता कब है, दिन में या रात में। जनरली तो मैंने बताया
कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, इसके कारण दिन में खुलते हैं। तो दिन में सनलाइट भी मिल गया, CO2 भी मिल गया, वाटर जो निकलना था वो निकल भी गया, ठीक है। तो खाना इजीली बन रहा है, मैंने फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन आप याद रखेंगे जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह का प्लांट, डिजर्ट प्लांट है ना, बेचारों को ऐसे ही वाटर नहीं मिलता है, मांग छान के इधर से लेकर आता है गरीब दुखियारी। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, और दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस परिस्थिति में अगर बेचारा गार्ड सेल खुलता है तो क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर निकल जाएंगे, खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हमारा सारा स्वेटिंग होगा ना, स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी काम नहीं करेगा। उसी प्रकार इसके सारे वाटर निकल जाएंगे अगर दिन में स्टोमेटा खुलेगा। उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, बोला नहीं दिन में नहीं खुलना, रिस्क नहीं लेना है, तो वो क्या करता है, उसके स्टोमेटा डिजर्ट प्लांट के वो रात में खुलते हैं, ठीक है। वो रात में खुलेंगे, और रात में खुलेंगे तो अब रात में तो सनलाइट नहीं है, सनलाइट को स्टोमेटा से क्या लेना देना है, वो भी ग्रीन प्लांट है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो दिन में सनलाइट को ऑब्जर्व करके रख लेता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसको वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो दिन में ले लिया। रात में जब दो गर्मी नहीं है, स्टोमेटा रिलैक्स हो गया, अब खोलना चाहिए, अब डोर खोलेंगे तो ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा, डोर खोल दिया, CO2 को ले लिया। अब CO2 ले लिया, वाटर पहले से उसमें है, और बस खाना बनाना शुरू किया, मज़ा मारने लगा, खाना खाया और जीवन उसका मज़े में गुजरने लगा। तो स्टोमेटा याद रखेंगे डिजर्ट प्लांट का रात में खुलता है, और जनरली जो है वो क्या होता है, दिन के समय में खुला रहता है। चलिए हमने ये इतना चीज़ तो समझ गया। अब थोड़ा सा और इसके अंदर जाया जाए। हमारे पास माइक्रोस्कोप तो नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जो पिक्चर है उसके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भोजन बनाता है। इतना अगर प्रोसेस आप लिख देते हैं, बना देते हैं, तो अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। और फिर हम लोग अभी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस प्रकार वहाँ रिएक्शन होकर आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है किसका, तो लीफ के अंदर का जो पार्ट है जिसको हमने कहा क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसी के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये आपका रहा क्लोरोप्लास्ट का पूरा फिगर। इसमें जो है आप देखेंगे, ये अंदर में जो है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो होगा ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन नाम याद रखेंगे। ये जो देख रहे हैं आप लोग स्प्रिंग जैसा इस तरह गोल 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 घूमा है, ये क्या है, ग्रेनम, ग्रेना भी लिखा रहता है, ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। तो ग्रेनम हो गया। और क्या है इसमें देखिए, ये वाला ज्वाइंट जो देख रहे हैं, ये ज्वाइंट क्या है, जो ग्रेनास को ज्वाइंट किया है, यहाँ पर एक ज्वाइंटर देख रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे थाइलोकॉइड, ठीक है, नाम याद रखेंगे थाइलोकॉइड। अब यहाँ पर दो तरह के रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं इस पोर्शन में, यही है इसका खाना बनने वाला। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कौन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। कौन है यहाँ पर मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको साथ तोड़ने के लिए तो सनलाइट चाहिए ना। ये जो सन है, यहाँ से लाइट इस पर आ रहा है, ये लाइट आ रहा है इस पर, और आने के बाद H2O को तोड़ देता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तोड़ दिया। चूंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा तो लाइट रिएक्शन। इस पोर्शन को जो देख रहे हैं, ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। यहीं पर जो है
पहला तो यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट से होकर, ठीक है, लाइट से होकर वो लाइट वाले काम से हो रहा है, मतलब सनलाइट का यूज करके काम हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तोड़ा जा रहा है लाइट के प्रेजेंट में। और स्ट्रोमा जो है यहाँ पर आपका डार्क रिएक्शन होता है। तो देखिए अलग अलग पार्ट, अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, इस पार्ट में लाइट रिएक्शन हो रहा है। क्या है यहाँ पर, तो हमारा H2O। अब H2O में सनलाइट गिरा तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ऑक्सीजन को अभी रहने दीजिए, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन। याद रखेंगे डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में। कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ग्रेनम में। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन हो रहा है जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुट जाएगा इसमें, और C6H12O6 बना के फाइनली प्रोडक्ट तैयार कर दिया। तो यहाँ पर चूंकि लाइट के प्रेजेंट में हो रही है, वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, तो वो लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, केवल ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो मैंने कहा था रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है। मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ा था, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, वो हो गया रिडक्शन। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। तो इस तरह हमारा जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पॉइंट खत्म हुआ है। ऑटोट्रॉपिक के बारे में कुछ भी और जानना है तो हम लोग आगे वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बेसिस होगा वो हेट्रोटॉपिक होगा। और हेट्रोटॉपिक में हम लोगों को दो ही का पढ़ना है, दो ऑर्गेनिज्म, सभी का नहीं कि डॉग्स का पढ़ना है, काउस का पढ़ना है, बियर का पढ़ना, डियर का पढ़ना, नहीं। ओनली हमारा एक बैक्टीरिया है, आप जानते हैं क्या है वो, अमीबा। और दूसरा एक सबसे बड़ा जीव मनुष्य, ठीक है, एक डेवलप जीव मनुष्य हो गया। यानी ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे और अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, तो नेक्स्ट हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था ना हेट्रोटॉपिक के न्यूट्रिशन के काइंड्स, उसको डिफाइन भी करेंगे। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आशा है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।